संघर्ष है, संग्राम है, हर पथ विजय गुमनाम है वीरता, सामर्थ्य है, किंचित ना जीवन व्यर्थ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आदित्य सिंह। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक सीरीज़ की शुरुआत करेंगे और ये जो सीरीज़ होगी आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। ये सीरीज़ है टॉप 300 MCQ सीरीज़। अब ये कौन सा सब्जेक्ट से रिलेटेड है ये भी आपको पता चल पा रहा होगा। ये पॉलिटी से रिलेटेड होगी। ये जो सीरीज़ होगी वो बिल्कुल बाइलिंगुअल होगी, द्विभाषी होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बात करें ये कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके CUCET के लिए पर्टिकुलरली बनाया गया है, उसके लिए ये प्राइमरली बनाया गया है। बात करते हैं CUCET क्या है। तो देखिए, जो अपकमिंग ईयर है यानी 2022, इसमें बात ये चल रही है, अभी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन भी बहुत जल्द आ जाएगा। हाल फिलहाल में JNU और DU ने कंफर्म कर दिया है कि वो अपने यहाँ जो एडमिशन्स हैं वो CUCET के थ्रू लेंगे। तो उसी एंट्रेंस एग्जाम की हम प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं। बात करते हैं कौन से यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल होगा, तो आपकी BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इसी के साथ साथ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये जो सीरीज़ होगी वो इंपॉर्टेंट होगी। इसी के साथ साथ जो स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स है, जैसे कि सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो आपका एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी ओवरऑल अगर हम कहें तो कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो जहाँ पे MCQs क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उसमें GK GS का सेक्शन हो और उसमें पॉलिटी से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सीरीज़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसका फ्री PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा और ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसका जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के, या फिर आप यहाँ पे वेदांकुल_edu सर्च करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ सकते हैं। उसके साथ साथ बात करें तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं हूं आदित्य सिंह। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है और पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि व्हेन रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड। एक बार मैं थोड़ा सा और भी बातें करना चाहूँगा इस सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ में हम अभी स्टार्टिंग में वीकली एक वीडियोस जो लेके आएंगे और उसके बाद जो है वो ये सीरीज़ धीरे धीरे अपने पेस पे आएगी और हम वीकली जो है वो 2-3 वीडियोस को कवर करेंगे। यानी कि अभी जो ये सीरीज़ होगी उसमें कितने वीडियोस वीकली आएंगे, तो वीकली एक वीडियो आएगा। उसके बाद आगे जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट रहेगा, उसके आगे हम जो पेस या जो फ्रिक्वेंसी होगी उसे हम इंक्रीज़ करेंगे। अब बात करते हैं कि 300 MCQ से क्यों। तो हम बेसिक जो है हमने प्राइमरली बात की है 300 इंपॉर्टेंट MCQs की। इसके आगे भी हम MCQs को डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। तो यह जो है आप सबको पता होगा। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, उसकी क्या पूरी हिस्ट्री होती है। हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट करेंगे और MCQ के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। आगे ज़रूरत पड़ा तो हम डिटेल वे में भी डिस्कस करेंगे, बट ये जो MCQs हम डिस्कस करेंगे इनके साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। और मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी होगा कि आप सबको ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बिल्कुल बेसिक लगेंगे, बट बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जो भी इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया जाएगा उन सबको नोट करते हुए चलना है। क्योंकि होता क्या है, नॉर्मली हमने देखा है, हमारा जो एक्सपीरियंस वो कहता है कि हम अगर इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं व्हेन रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास, तो डायरेक्ट आंसर हम बता देंगे 1773, बट इसके बारे में हम डिटेल्ड वे में जानना नहीं चाहते हैं, जबकि ये बिल्कुल भी अप्रोच गलत है, ये चीज़ सही नहीं है। तो चलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, तो वो होगा 1773। 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके बारे में और भी चीज़ों को जानेंगे। 1774 में क्या हुआ था, तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है, उस समय क्या था, ये कलकत्ता था। ठीक है, उस समय क्या था, ये कलकत्ता था। और आगे बात करें 1784 में, तो आपका पीट्स इंडिया एक्ट आया था, जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीट्स इंडिया एक्ट आपका कब आया था, तो ये आपका आया था 1784 में। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखिए हमारा ये सबसे पहला पॉइंट है कि 1773 में यानी 1773 में ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। और अगर हम आगे बात करें तो ये किस लिए लागू किया गया था या पारित किया गया था, तो इसका जो मुख्य काम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुआ करती थी उसका जो अधिकार था उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए। और किस क्षेत्र में नियंत्रित करने के लिए, तो ये था आपका बंगाल क्षेत्र में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर था उसको नियंत्रित करने के लिए जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। बात करते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो वारेन हास्टिंग्स जो है वो आपके गवर्नर बने थे बंगाल के। कब बने थे, तो वो 1772 में 1772 में गवर्नर बने थे। और वही व्यक्ति जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे 1774 में, यानी कि 1774 में वारेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ये फैक्ट आपको याद रखना होगा। आगे बात करते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना होती है, जो कि कहाँ स्थापना होती है, फोर्ट विलियम्स कलकत्ता में। और इसके जो
चीफ जस्टिस होते हैं, पहले चीफ जस्टिस कौन होते हैं, तो वो होते हैं सर एलिजा एम्पे। ये सारे फैक्ट जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद रखना होगा, और इसका PDF भी आपको मिलेगा, बट आप नोट करते हुए चलेंगे, चीज़ों को लिखेंगे बार बार, तो बार बार चीज़ें आपको माइंड में आती रहेंगी और आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। और एक बार मैं भी आपको याद दिला देना चाहूँगा कि पॉलिटी का जो सेक्शन होता है वो बहुत ही स्कोरिंग होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बिल वॉज पास्ड इन विच ईयर? मॉर्ले मिंटो सुधार विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था या पारित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप सबको पता होगा, तो 1909 में, यानी 1909 में इसको पारित किया गया था। अब बात करते हैं 1885 में क्या हुआ था, सॉरी 1885 में ही बात कर लें, तो उस समय क्या हुआ था, तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, वो कहाँ होती है, बॉम्बे में होती है। उससे रिलेटेड भी फैक्ट्स आपको कमेंट बॉक्स में जो भी आपको माइंड में आता है वो सारे फैक्ट्स आपको लिखने होंगे। बात करते हैं 1914 में, तो इस टाइम जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार की यहाँ पे आपकी शुरुआत हो जाती है। बात करते हैं 1919 की, ठीक है, 1919 की बात करते हैं, तो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है आपका आता है। मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है आपका आता है, कब आता है, 1919 में, और इसी टाइम आपका वर्ल्ड वॉर जो है वो भी समाप्त हो जाता है। और बात करते हैं इसी टाइम क्या आपका आता है, तो रॉलेट एक्ट भी आता है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको याद रखने होंगे। अब रॉलेट एक्ट कब आता है, 1919 में आता है, मार्च में आता है, अप्रैल में आता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना होगा। तो ये सारे फैक्ट है, इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स को हम आगे देखेंगे। आगे बात करते हैं कि 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान से अपने दिमाग में याद रखना होगा। और यहाँ पे 1895 की बात करें, 1895 के बारे में, तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल लेके आया था। ठीक है, जिसमें संविधान सभा की मांग की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना होगा। स्वराज बिल किसने लाया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लाया था। आगे चलते हैं, की पॉइंट्स देख लेते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स मार्क द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनल इलेक्शन इन इंडिया, दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1909, जो कि हमने अभी ऑलरेडी बात किया। अब ये जो है वो हमारे यहाँ क्या करता है, कम्युनल इलेक्शन की बात करता है, यानी कि सांप्रदायिक चुनाव कह लें या निर्वाचन की बात यहाँ पे की जाती है। पहली बार जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचन की बात यहाँ पे की जाती है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। और भी फैक्ट्स की बात करें तो ये किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था, जॉन मॉर्ले एंड लॉर्ड मिंटो। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसमें एक जो है वो आपके वायसराय होते हैं और एक जो है क्या होते हैं, आपके सेक्रेटरी टू द स्टेट होते हैं। अब आपको ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसमें से कौन वायसराय था और कौन इसमें सेक्रेटरी टू द स्टेट था, यानी भारत सचिव थे। बात करते हैं कि इसके थ्रू और भी क्या प्रोविजंस होते हैं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू 60, यानी कि जो विधान परिषद होती है उसकी जो संख्या होती है वो कितना बढ़ा करके कितना कर दिया जाता है, तो वो 60 कर दिया जाता है। आगे बात करें, गवर्नर जनरल विल हैव 1 इंडियन मेंबर इन हिज कैबिनेट, यानी जो उसकी कैबिनेट होती है गवर्नर जनरल की, उसमें एक भारतीय सदस्य की व्यवस्था की गई थी, और वो प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो SP सिन्हा थे। ये भी फैक्ट आपको याद रखना होगा, वो कौन थे, SP सिन्हा वॉज द फर्स्ट। ठीक है, यानी कि जो गवर्नर जनरल के परिषद में या कैबिनेट में उनको शामिल किया गया था, या फिर काउंसिल कह सकते हैं, उसमें शामिल किया गया था SP सिन्हा। ये फैक्ट भी आपको याद रखना होगा। इनिशिएशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जो कि मैंने आपको पहली बार अभी बताया ही जस्ट कि वहाँ पे सांप्रदायिक जो है वो निर्वाचन की या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात जो है वो शुरू की जाती है, या फिर इसके थ्रू जो है वो लाई जाती है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच प्लान द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड, किस योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपको क्या है, आप बिल्कुल बता पा रहे होंगे। जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, यानी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है हमारी भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था या गठन हुआ था। अब इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि क्रिप्स मिशन क्या है, वोवेल प्लान क्या है, ये सारे फैक्ट्स को हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब ये कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो एक प्रपोजल देता है, किसके लिए देता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन के लिए, संविधान सभा के गठन के लिए जो है एक प्रपोजल देता है। इन मार्च 1946 लॉर्ड एटली, जो उस समय क्या थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, सेंट अ कैबिनेट मिशन टू इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ 3 कैबिनेट मेंबर्स। ठीक है, यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स कह लें या फिर कैबिनेट, उनके जो कैबिनेट था उनका मेंबर्स थे ये लोग, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और MV अलेक्जेंडर थे। अब ये क्वेश्चन और भी आता है कि इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। ये तीनों जो मेंबर्स हैं, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड मिस्टर AV अलेक्जेंडर, इनमें से कौन अध्यक्ष थे, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अब बात करते हैं साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन कब आता है इंडिया में, 1928 में आता है, 1928 में आता है। वोवेल
प्लान के बारे में बात करते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड शिमला प्लान भी के नाम से भी जानते हैं इसे। और ये कब आया था, तो ये 1945 में आया था, 1945 में आया था। क्रिप्स मिशन भी ऑप्शन में था हमारे पास, तो क्रिप्स मिशन के बारे में बात करें तो क्रिप्स मिशन जो है वो भारत में आता है आपका मार्च 1942 में, और उसका विरोध होता है और बाद में फिर जो है वो आपका क्या हो जाता है, तो बाद में आपका इंडिया के लिए जो एक मूवमेंट चलता है और बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है। तो ये सारे फैक्ट्स भी आपको याद रखने होंगे। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया है कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स जो है वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करता है। दूसरा है पॉइंट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है, ये भी बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन जो है इसके थ्रू क्या होता है हमारा, तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अभी हमने पीछे देखा। आगे बात करते हैं साइमन कमीशन के बारे में, तो ये 1928 में आया था, जबकि हमारा जो पार्टीशन है वो 1947 में हुआ था, तो ये बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, फोर्थ होगा। फोर्थ विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साइमन कमीशन के बारे में हमने अभी पीछे देखा कि 1928 में आया था। बात करते हैं कि इसका जो चला था कब, तो वो आपका नवंबर 1927 में, बट यहाँ पहुँचा कब था, तो फरवरी आपका 1928 में, 1927 में चला, 1928 में आया था। इसके बारे में अभी आगे डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पे हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि साइमन कमीशन वाज आल्सो रेफर्ड टू द एज द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन वाज अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स, इसमें 7 सदस्य थे और इसके चेयरमैन कौन थे, तो सर जॉन साइमन थे। आगे बात करते हैं कि कुछ जो प्रमुख भारतीय जो नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जिन्ना जैसे लोग जो होते हैं, ये सारे लोग विरोध करते हैं। किसका विरोध करते हैं, साइमन कमीशन का। विरोध क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। आगे बात करें उस टाइम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन वाज द वायसराय एट दैट टाइम। और बात करते हैं एक और घटना घटी थी, लाला लाजपत राय का उसी समय जो है वो देहांत हुआ था, क्योंकि वो लाहौर में जो है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया था। अब वो स्टेटमेंट क्या था वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बट अगर हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं, द आउटकम ऑफ द साइमन कमीशन वॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फाइनली आपका 1935 में आता है। तो चलिए ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आगे डिस्कस करते हैं। हु वॉज द टेम्पोररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी भारतीय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। एच सी मुखर्जी क्या थे, तो आपकी ये वाइस चेयरमैन थे, ये भी आपको याद रखना होगा। उपाध्यक्ष थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो ये क्या थे हमारे, तो ये थे वाइस चेयरमैन, ठीक है, उपाध्यक्ष थे। बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो ये हमारे प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, तो हमारे ये चेयरमैन थे, ठीक है, यानी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब देखिए सच्चिदानंद सिन्हा जी को कब ये जो आपका अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था, तो 9 दिसंबर को 1946 में इनको ये अपॉइंट किया गया था। ये भी फैक्ट आपको याद रखना होगा। आगे और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट कमिटीज़ दी हुई है और उसके चेयरपर्सन कौन थे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे डिटेल वे में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बस इसको आपको देख के और याद कर लेना है। संघ संविधान समिति यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके चेयरमैन कौन थे, तो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। स्टेट पावर कमेटी, राज्य शक्ति समिति, इसके भी चेयरमैन आपके जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार पटेल जो आपके प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष जो है वो आपके सरदार पटेल जी थे। बात करें संचालन समिति, जिसको हम इंग्लिश में स्टीयरिंग कमेटी भी कहते हैं, तो इसके अध्यक्ष जो है आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो कितनी सदस्य थी, तो 15 महिला सदस्य जो हमारे भारतीय संविधान में थी। अब इसमें से आप लिस्ट पूरे जाके देख सकते हैं, बहुत सारे लोग इसमें से थे। सरोजनी नायडू भी थी, हंसा मेहता भी थी, तो ऐसे करके पूरा आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए ऑल राइट, आगे बात करते हैं 7th क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गहरा प्रभाव डाला। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो कुछ और नहीं होगा, ये आपका होगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम होता है वो बहुत ज़्यादा जो है भारतीय संविधान में प्रभाव डालता है। ऐसा कहा जाता है कि 250 कितना 250 प्रोविजंस, ठीक है, 250 प्रावधान की हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं। 250 से अधिक प्रावधान जो है वो हमारे संविधान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। ये बात आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बात करते हैं। जब सोर्सेज ऑफ इंडिया के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हम जब एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे सारे ब्रिटेन से क्या लिया गया है, यूएस से क्या लिया गया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, ये सारे चीज़ को हम वहाँ पे डिटेल वे में डिस्कस करेंगे।
और अभी हम बीच में बात कर लेते हैं कि हमारा एक स्मार्ट कोर्स भी आ चुका है, जिसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस टेलीग्राम आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये टेलीग्राम पे हमारा एक कांटेक्ट आईडी है, दैट इज़ आपका query_वेदांकुल पे आप टेलीग्राम पे हमें जो भी है मैसेज कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। इसके फीचर्स क्या है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेगा, उसी के साथ साथ PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपके डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको कराया जाएगा, उसी के साथ साथ डाउट सेशन भी आपके होंगे जो कि गूगल मीट पे होंगे, हम उससे रिकॉर्ड करके आपको भी अवेलेबल कराएंगे। और इसी के साथ साथ हम डेली क्विजेस भी कराते हैं जो कि अभी भी हम कराते हैं, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके देख सकते हैं कि हमारे क्विजेस कैसे होते हैं और पूरी हमारी फैसिलिटीज़ क्या है ओवरऑल। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज, यानी कि भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है? अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारतवर्ष, अ फेडरल नेशन। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा क्या होगा, वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा सेकंड वन, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो है वो राज्यों का संघ है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें तो हमें चीज़ें और भी क्लियर होंगी। देखिए हमारा की पॉइंट्स कहता है कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है, ये पहला सेक्शन आता है। यहाँ पे आर्टिकल 1 जो है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वो कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यही चीज़ हम यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन था कि भारत क्या है, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब आर्टिकल 1 कहता है कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कितने कैटेगरीज में बांटा जा सकता है भारत को, तो 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। देखिए पहला आता है इसमें कैटेगरी में टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज दूसरा आता है, और तीसरा आता है आपका टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी टाइम। सो मान लीजिए कोई भी जो टेरिटरी है, सीमा क्षेत्र, उसको भारत सरकार द्वारा जो है अधिगृहित कर लिया जाता है, तो इन तीनों को मिला करके जो है हमारा भारत का सीमा क्षेत्र बनता है। पहले में क्या आता है, टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी जो कोई भी सीमा क्षेत्र जिसको भारत सरकार बाद में अधिगृहित करती है। वर्तमान में क्या है स्थिति, उसकी बात कर लेते हैं। तो भारत में वर्तमान में कुल 28 स्टेट्स हैं, यानी 28 जो है क्या आपके राज्य हैं, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपकी क्वेरीज को हम बिल्कुल सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारत के संविधान को कब अपनाया गया था, बहुत बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा क्या ये 26 जनवरी 1950 होगा, क्या ये 16 नवंबर 1949 होगा, क्या ये 4 नवंबर 1948 होगा, क्या ये फिर 28 जनवरी 1950 होगा? तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी व्हाट, ठीक है। जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 26 जनवरी 1949 को हमारा भारतीय संविधान जो है वो अंगीकृत कर लिया गया था या अपनाया गया था। जब आप प्रेम्बल पढ़ेंगे तो लास्ट में नीचे आपको एक डेट दिया हुआ होगा और वही डेट ये आपका है 26 नवंबर 1949, ठीक है। ऑलराइट, बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता होगा बहुत अच्छे से 26 जनवरी 1950 जो कि बहुत जल्द आने वाला भी है। 26 जनवरी हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और इसी दिन हमारा भारतीय संविधान जो है वो इम्प्लीमेंट या लागू किया गया था। बात करते हैं 4 नवंबर 1948 के दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस दिन जो है वो भारतीय संविधान का क्या हुआ था, ये भी बात आपको ध्यान रखना होगा। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस दिन क्या होता है, कि 4 नवंबर 1949 को क्या फाइनल ड्राफ्ट जो है वो पेश किया जाता है, फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये आप मुझे बताएंगे। क्या ये 1948 होना चाहिए या फिर 1949 होना चाहिए, ये भी आप मुझे ध्यान से बताएंगे। मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ही क्वेश्चन ये इंक्लूड किया हुआ, और ये नॉर्मली आप इसका आंसर जल्द नहीं मिलेगा, बट फिर भी आप खोजेंगे और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपको नहीं मिला, अदरवाइज मैं कमेंट में ही पिन करूंगा। बिल्कुल आप ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। बात करते हैं 28 जनवरी 1950। तो इस दिन हमारा जो संविधान का जो न्यायपालिका में सर्वोच्च बॉडी है, सुप्रीम बॉडी है, वो कौन सी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट है। उसकी स्थापना जो है वो इसी दिन होती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे हमारा, तो ये नई दिल्ली में। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? मैंने पीछे भी डिस्कस किया, तो डायरेक्ट हम आंसर बताते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पर्सन हमें दिखते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, BN राव है। ये हमारे क्या थे, तो हमारे संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ठीक है, यानी कि संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। क्या थे, हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। ये बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से टिक करना होगा।
होगा, मार्क करना होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में हमने डिस्कस किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी हमने डिस्कस किया। और बात करें हम तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट। और जवाहरलाल नेहरू जी हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और एक फैक्ट और भी याद रखना होगा कि ये दोनों लोग ही लॉन्गेस्ट सर्विंग अपने अपने क्षेत्र में रहे हैं। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे हैं और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, यानी कि सबसे अधिक वर्ष तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू रहे हैं आज के डेट में, आज तक के डेट में। और बात करें प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के बारे में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जो सबसे अधिक वर्षों तक राष्ट्रपति भारत के रहे हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये भी आपको पता होगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बट इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो 9 दिसंबर 1946 को हमारा जो भारतीय संविधान सभा थी उसकी जो है वो पहली बैठक हुई थी। अब इसके बारे में हम डिटेल में हम बात करते हैं। तो इसी दिन जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या किया गया था, तो अस्थायी रूप से अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बात करते हैं 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, तो इस दिन जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बाद में चल के हमारे राष्ट्रपति भी हुए, इनको जो है वो अस्थायी यानी कि परमानेंट चेयरमैन के रूप में भी नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं कि 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा जी को ही क्यों अपॉइंट किया गया था, तो ड्यू टू हिज सीनियरिटी, क्योंकि वो बहुत सीनियर मोस्ट थे, यानी कि सीनियर मोस्ट मेंबर थे हमारे संविधान सभा के, इस वजह से उनको संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। बात करते हैं यहाँ पे 13 दिसंबर को क्या होता है, तो इस दिन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आता है जिसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। अब इसको कौन लाया था, तो ये लाया थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। इसके बारे में चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी डिस्कस नहीं किया है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं 15 अगस्त 1947 को, तो इस दिन भारत जो है वो आज़ाद हुआ था, हमारा प्यारा भारत। आप सबको इसके बारे में पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा 12th क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? इसकी मैं बात कर रहा था, ऑलरेडी मैंने आपको बता के रखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अब CD देशमुख क्या थे, ये भी हमें जानना होगा। क्या ये RBI के गवर्नर थे या फिर क्या ये भारत यानी कि प्रथम भारतीय थे जो कि RBI के गवर्नर बने थे? इसका मुझे कंफर्मेशन आप सब जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, आप सबको कंफर्मेशन इसका देना ही देना है, ठीक है। ऑल राइट, आगे बात करते हैं इसके बारे में, डिटेल्ड वे में हम बात करेंगे अभी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में। यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर बिल्कुल क्लियर हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये अल्पसंख्यक की जो समिति थी, यानी कि अल्पसंख्यकों के लिए जो संविधान में एक समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे, ये आपको ऑलरेडी पता है। और हमारे पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। और यूँ बात करें तो आज़ाद भारत का जो है ये पहले जो है वो गृह मंत्री भी थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इनकी एक बहुत बड़ी जो है वो प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये कहाँ पे है? तो गुजरात में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, गुजरात में है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना होगा। ऑलराइट, केवड़िया में है, ये भी एक जगह का नाम है जहाँ पे इनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो स्थापित की गई है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अब पॉइंट आपको देखना होगा कि ऑन 13 दिसंबर 1946 यानी कि 13 दिसंबर 1946 को आपका ये आता है उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इसको लाते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाते हैं और बहुत ऐतिहासिक ये मोमेंट होता है। अब ये क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंस है इसका? तो देखिए इसका इंपॉर्टेंस ये कि ये जो है फंडामेंटल और फिलॉसफी हमें देता है कि हमारा भारतीय संविधान जो है वो किस प्रकार ढांचागत किया गया, उसका फंडामेंटल और फिलॉसफी इसी में निहित थी, ठीक है। यानी कि इसका जो पूरा दर्शन था वो यूँ कहें कि जो इसका बेसिक मूल था वो इसी में निहित था कि हमारा भारतीय संविधान कैसा होगा। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और ये जो रिजोल्यूशन था वो कब पास किया गया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 22 जनवरी 1947 को ये जो रिजोल्यूशन होता है, यानी प्रस्ताव होता है, इसको जो है वो पास कर दिया जाता है। यानी कि 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को इसको पास कर दिया जाता है। यही जो आगे चल कर के जो है वो हमारा प्रियम्बल का रूप लेता है आगे चल कर के, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, ये भी आपसे बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, बट ऐसे क्वेश्चंस आपको माइंड में हमेशा आने चाहिए। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा की प्रारूप समिति में, कहाँ पे बात की जा रही है, प्रारूप समिति में जो है वो कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो आपको प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ऑप्शन का मिस्टेक है यहाँ पे, हम आपको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो
29 अगस्त 1947 को जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा जो है क्या किया जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना की जाती है या इसको बना दिया जाता है। और उसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है इसके चेयरमैन होते हैं। इसकी पहली बैठक कब होती है, तो वो आपकी होती है 30 अगस्त को, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और 1947 में ही आपकी ये बैठक होती है, ठीक है, यानी कि 30 अगस्त 1947 में आपकी ये बैठक हो जाती है। और बात करें कि इसकी पहली बैठक हमने डिस्कस कर लिया, और उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। टोटल जो है वो 165 बैठक हुई थी। यहाँ पे हम बात करते हैं 165 बैठक हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। 114 जो है वो आपका डिबेट जो है वो वर स्पेंड डिबेटिंग द ड्राफ्ट कमेटी। 114 जो है वो ड्राफ्ट कमेटी को यूँ कहें कि मतलब इसका निर्माण करने के लिए 114 जो सीटिंग्स हैं वो खर्च कर दी गई थी। खैर ये उतना आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बेसिक फैक्ट था। द ड्राफ्टिंग कमेटी हैड 7 मेंबर्स, ठीक है। कितने सदस्य थे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 7 सदस्य थे। उनका नाम है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N. गोपाल स्वामी, B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्तर एंड D.P. खेतान, ठीक है। अब देखिए जो B.L. मित्तर हैं इनको रिप्लेस कौन करते हैं ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। D.P. खेतान को रिप्लेस कौन करते हैं मैं आपको ये बता सकता हूँ, T. कृष्णमाचारी। और B.L. मित्तर जो है वो इनको रिप्लेस कौन करता है, तो वो N. माधव राव। मैं ये भी आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पहले बहुत सारे क्वेश्चन दे चुका हूँ, तो बहुत ज़्यादा भी आपको क्वेश्चन मुझे नहीं देने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका कितना होगा, 7 होगा। तो आप इसी में से किसी ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। ये बिल्कुल टाइपिंग मिस्टेक है, बट कोई बात नहीं, इसको हम 7 कर लेते हैं और ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, On which day was the handwritten constitution signed by 284 members of the Constituent Assembly? संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा हस्तलिखित संविधान पर किस दिन हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा यानी करेक्ट आंसर होगा ये आपका क्या होगा, 24 जनवरी 1950 को, यानी 24 जनवरी 1950 को जो है आपका ये 284 सदस्यों द्वारा हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किया जाता है। आगे की बात करें और ऑप्शंस की, 26 नवंबर के बारे में आप बिल्कुल प्रचलित हैं, आप यूँ कहें कि परिचित हैं, प्रचलित नहीं कह सकते। 26 नवंबर 1949 को क्या आपका होता है, तो भारतीय संविधान को अंगीकृत किया जाता है। 26 जनवरी को हमारा भारतीय संविधान लागू किया जाता है। 30 जनवरी 1950 को ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डे नहीं है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों के द्वारा हमारे भारतीय संविधान पर साइन किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम टू एन एंड, यानी कि जो भारतीय संविधान थी उसकी जो संविधान सभा थी उसकी समाप्ति कब होती है, तो 24 जनवरी 1950 को जो है उसकी समाप्ति हो जाती है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना होगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनिशियली कंसिस्टेड ऑफ 389 मेंबर्स, यानी कि शुरुआत में प्रारंभ में यानी जब विभाजन नहीं हुआ था हमारे देश का तो उस समय जो है वो 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे संविधान सभा में। लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया तो कितने सदस्य थे, 299 सदस्य थे। ये दोनों डिफरेंस आपसे बार बार पूछ लिया जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना होगा। आगे बात करते हैं कि जो संविधान सभा की प्रथम मांग थी वो 1935 में लाई जाती है। ऑफिशियल डिमांड जो होती है 1935 में लाई जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा लाई जाती है। जबकि 1934 में ही M.N. रॉय जी के द्वारा, ठीक है, M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय इनका पूरा नाम था, इन्होंने जो है आइडिया दिया था कि एक भारतीय संविधान सभा का गठन होना चाहिए। यानी यूं इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक भारतीय लोगों द्वारा यानी कि भारतीय लोगों को उसमें शामिल करके एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। ये किसका व्यू था या ये आइडिया किसने दिया था, तो ये दिया था मानवेंद्र नाथ राय ने, M.N. रॉय ने दिया था। ये सारे फैक्ट्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो आपको ये सारे चीज़ बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होगा, नोट्स भी बनाना होगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो कि ये आपका लिंक भी दिख रहा होगा टेलीग्राम ग्रुप का। तो ये सारे थे डिटेल वे में आपके क्वेश्चंस। और इसी के साथ साथ अगर ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक भी करिए, दूसरों तक भी शेयर करिए। और इसी के साथ साथ कोई भी आपका कमेंट हो, कोई डाउट हो, कोई और भी कुछ एडिशंस आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए जुड़े रहिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी आप कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हम पे पर्सनली भी आपको बिल्कुल कॉन्टैक्ट करके सारे आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट। कोई भी कुछ भी और भी ज़रूरत हो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।